मैं भाग्यशाली अपने को समझती हूँ जी। कि बचपन से ही धार्मिक परिवार था। दादी माँ राधा स्वामी थी और ननिहाल सनातनी और आर्य समाजी था। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था। ओके। कॉन्वेंट जिसमें जो सहेलियां थी जी। वो डिफरेंट बैकग्राउंड की थी। मुस्लिम भी थी, हिंदू भी थी, सब प्रकार के थे। तो बचपन से ही एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। जी। तो बाबा के पास, फाउंडिंग फादर के पास या ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय ये अपने लौकिक पिता के द्वारा हुआ। वो भी अनजाने में। लौकिक पिता घर में हमारे कोई गेस्ट आए थे। बाबा कहते हैं घर में चित्र लगाओ। तो हमारे ड्राइंग रूम में जी। वो चित्र लगे हुए थे। अच्छा। त्रिमूर्ति, श्री लक्ष्मी से नारायण, झाड़। ये बात 1958 की है। उस समय मेरी आयु मात्र 8-8.5 वर्ष की थी। और पिताजी समझा उसको रहे थे इंग्लिश में। मैं भी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी जी। पिताजी को नहीं पता कि मैं भी सुन रही हूँ। सारी बातें तो मुझे याद नहीं उन्होंने क्या समझाया, लेकिन 2 बातें मेरे मन में बस गई। जी। ब्रेन में कहो। एक बात ये थी कि जब कन्या होती है तो उसकी सब पूजा करते हैं, चरण धोते हैं आदि आदि। और जब वो शादी कर लेती है तो उसको सबकी पूजा करनी पड़ती है जी। सबके पांव पड़ना पड़ता है। तो शायद मेरे संस्कारों में कुछ रहा होगा। मैंने उसी वक्त ये निर्णय कर लिया कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने औरों के पाँव नहीं छूने। 8.5-9 वर्ष का बच्चा, उसको क्या पता शादी क्या है जी। लेकिन पाँव नहीं पड़ना ये बात इंस्टेंट डिसीजन। वो एक डिसीजन उस वक्त हो गया। जी। दूसरा डिसीजन पिताजी उनको समझा रहे थे कि जब आप संसार में आए हैं तो भेड़ चाल नहीं चलो। भेड़ चाल उसको कहते हैं वन ऑफ द शीप इन द हर्ड। इतने सारी भेड़ें चल रही हैं, आप भी उसमें एक हैं। आपको कुछ स्पेशल करना चाहिए। जी। डू समथिंग स्पेशल। तो ये बात भी मेरे स्ट्राइक कर गई कि मुझे ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीना है, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो क्या होगा वो तो नहीं पता था, लेकिन ये बात मन में आ गई। बस उसके पश्चात पढ़ते थे। अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में याद करती हूँ, जहाँ हम रहते थे वो बहुत बड़े बड़े बंगलोज थे और बीच में बहुत बड़ा लॉन था। तो हम सब बच्चे शाम को इकट्ठे होते थे। ये सब कानपुर की बात है। कानपुर की बात है। तो उसमें इकट्ठे होते थे। तो एक दिन हम बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तुमको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, तुमको कौन सा। तो मैंने देखा एक ने बोला गर्मी अच्छी लगती है, एक ने बोला मुझे सर्दी अच्छी लगती है। मैंने कहा मुझे ये दोनों नहीं बोलना, मैंने कहा मुझे बरसात अच्छी लगती है। अब बरसात अच्छी कैसे है वो तो नहीं पता था, लेकिन वो मैंने कॉमन नहीं बोला, समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल। हाँ, तो इस तरीके से शुरू से लेकर के ऐसे वाक्य होते रहे। तो ये मेरे स्वभाव में आ गया।
और फाउंडिंग फादर से जब हम मिले 1959 जी 59 में प्यारे बाबा ने हमारे लौकिक पिता को श्रीमत दी कि इस बच्ची को पढ़ाना है और इंग्लिश पढ़ाना है, वाह इसको मैं विदेश भेजूंगा। उस समय विदेश में कोई सेंटर्स भी नहीं थे, कोई भाई बहन भी नहीं थे। विदेश भेजूंगा, विदेश क्या होता है वो तो हमको पता नहीं था उस समय। अभी रेट्रोस्पेक्ट में समझ में आती है बात। तो पिताजी ने मेरे को पढ़ने में लगाया। बाबा ने कहा इसको दोनों पढ़ाई पढ़ानी है, जिस्मानी और रूहानी दोनों। सब पढ़ते रहे और पढ़ते हुए साथ में, क्योंकि शुरुआत थी सेवा केंद्रों की भी, सेवाओं की, तो हम लोग बच्चे थे तो हम बच्चों को भी क्लास, छोटी छोटी बातें, योग, बाबा को भोग लगाना है, और गीत, कविता, ड्रामा, डायलॉग, ये हमारी सेवा होती थी। हम लोग ये करते थे। उससे हम बाबा के साथ जुड़े रहे। कोई ना कोई होता है ना। आपने निर्भयता की बात कही जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बहुत डरपोक थी। इतनी डरपोक कि पिताजी आवाज लगाते थे और मैं कांपती थी। परंतु बाबा ने ही फर्स्ट टाइम, मुझे याद आता है जब मैंने पोएम रिसाइट की, बहुत छोटी थी, परंतु उस समय आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और पोएम भी बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे करते करते वो जो है फियर वो खत्म हुआ। सेवा में लगते हैं तो बाबा फिर उसका उजूरा भी तो देता है। और बचपन से ही ये एक भाग्य रहा, क्योंकि माता पिता ने तुरंत सभी नियमों की पालना शुरू कर दी थी। तो हम बच्चों की सेफ्टी हो गई। तो हम बच्चे भी सब नियमों की पालना करते थे। खान पान की शुद्धि थी, साथ साथ जो संग का रंग है वो भी बहुत अच्छा रहा। और ऐसा कहूँ कि मुझे पढ़ाई से, पढ़ने से प्यार था। मैं बचपन में ही सोचती हूँ मेरी कोई फ्रेंड ना भी हो तो चलेगा। हालांकि मेरी सबसे दोस्ती थी, कोई भी ऐसी नहीं थी जिसके साथ मेरी दोस्ती ना हो। सबके साथ फ्रेंडली नेचर। और दोस्ती बहुत गहरी नहीं थी किसी के साथ भी, लेकिन सबके साथ बोलना होता था। परंतु साथ ही साथ जो मैं इंटरनली महसूस करती थी, अगर मेरी कोई भी फ्रेंड ना हो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो बुक्स आर माय फ्रेंड। और उस समय मेरा दिल करता था, बच्चे को तो पता नहीं ना, लेकिन बच्चा दिमाग सोचता था संसार में जितनी बुक्स है मैं सब पढ़ लूं। जी। इसलिए बचाव रहा, क्योंकि इंटरेस्ट जो था वो दूसरा था। जी। बस इस प्रकार से बाबा के बने, पढ़ाई कंप्लीट की। बाबा ने पढ़ने के लिए श्रीमत दी हुई थी और चलते रहे। बहुत अच्छा दीदी, आप में जो क्वालिटीज़ है, आप जो अभी बताए, इसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक तो आपके यूनिकनेस जो है, ये हम सेवाओं में भी देखते हैं, आज तक भी आपके यूनिकनेस जो है, और अब जो भी प्रोजेक्ट्स टेकअप करते हैं उसमें भी आपके यूनिकनेस, आपके भाषण में भी हम यूनिकनेस देखते हैं। हर चीज़ में जो आपका जो पहले से बीज बोया हुआ है वो हम आज तक भी देखते हैं, और अब उसको एनहांस करते आए हैं डे बाय डे। तो ये बहुत बड़ा सा इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए भी। ये बाबा की मेहरबानी है जी। मुझे भी अच्छा लगता है। एक क्लास अगर करा दिया, एक भाषण किया, तो दूसरा वैसा नहीं होना चाहिए। जी। इट शुड बी डिफरेंट। राइट। क्योंकि जो आपके साथ रहते हैं, अगर आप वही बातें बार बार रिपीट करें, दे विल गेट सिक ऑफ इट। राइट। तो आपको कुछ नवीनता उसमें डालनी ही चाहिए।
तो हम एक्चुअली आपके बचपन की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो बात आई, तो आपको इतना टाइम कहाँ पर मिलता है? यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपके विंग की सेवाएं देखते हैं, जोन की सेवाएं देखते हैं, और ORC इटसेल्फ इज़ ए वेरी बिग एलिफेंट टू लुक आफ्टर, और उसमें इतने सारे भाई बहनों का और इतने सारे प्रोग्राम्स का भी चलता है, और मधुबन के भी कारोबार देखते हैं। पूरे विश्व के लिए आज आप एक बहुत बड़ा सा रिसोर्स पर्सन है, बहुत सीनियर फैकल्टी है, आप कुमारियों के ट्रेनिंग्स देखते हैं। ये सब देखते हुए सेल्फ स्टडी के लिए या सेल्फ प्रिपरेशन के लिए या मनन करना है, चिंतन करना है, मुरलियों का अध्ययन के लिए, लिटरेचर का अध्ययन करने के लिए जो है, आपको कहाँ पर टाइम मिलता है? आज हर एक सोचते हैं, छोटा बच्चा भी सोचता है कि मुझे टाइम नहीं है, लेकिन आप कभी ऐसे नहीं कहते हुए देखा है टाइम नहीं है, हर चीज़ के लिए हाँ जी कहते हैं। तो कैसे टाइम निकाल पाते हैं आप? आपने कहा इतना टाइम कहाँ से? सवाल टाइम का नहीं होता है जी, सवाल आपकी इंटेंशन का होता है। वाह, या अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, और जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी, और एक बचपन से आदत रही है कि मैं बहुत फास्ट काम करती रही। काम भी सब करने हैं, फास्ट करने हैं, और ये होने के कारण से दादियों ने हमको सिखाया कभी ना नहीं बोलना है। जी, इसलिए मैं कभी ना नहीं बोलती अनलेस, और मैं आपको बताऊं, मैं कोई इनविटेशन को डिक्लाइन नहीं करती हूँ। बहुत बड़ी बात है दीदी ये। क्यों? ये चीज़ मैंने बड़ी दादी से सीखी। बड़ी दादी कभी कोई इनविटेशन डिक्लाइन नहीं करती थी। जी, वो प्यार भाई बहनों का जिस भावना से वो आपको कहते हैं, तो आप समय निकाल ही लेते हैं। एक बार किसी ने कहा कि आशा बहन आपको गांव में नहीं जाना चाहिए, या कुछ ऐसा छोटा लेवल का प्रोग्राम है उसमें नहीं जाना चाहिए, आपको केवल नेशनल लेवल में जाना चाहिए। मैंने बड़ी दादी से पूछा, मैंने कहा दादी मुझे ऐसा कुछ लोग कहते हैं तो मैं क्या करूं? दादी ने कहा दादी गांव में जाती है, दादी गांव में जाती है, तुम भी जा सकते हो। ये बेहद का परिवार बाबा का है। बाबा के बच्चे सब गरीब भी हैं तो अमीर भी हैं। जी, क्या गरीब बच्चों के लिए बाबा उनके लिए बड़े बहन भाई उनके नहीं है क्या? वो कितनी शुभ भावना उनके अंदर रहती है, तो हमको उसको ऑनर करना ही चाहिए। जी, जी, और जो आपने कहा यूनिकनेस, न्यूनेस, क्रिएटिविटी, ये आती है आपकी इच्छा से। आपके मन में उतर आए मुझे कुछ करना है तो करना है। और फिर एक चीज है, बाबा हमें संग के रंग के बारे में बहुत बताते। जी, तो मैं फालतू इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में नहीं रखती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे पास कोई समाचार नहीं होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बता दे तो अलग चीज़ है, मेरे पास कोई समाचार नहीं। तो मेरा दिमाग जो है वो फ्री रहता है, कारोबार में लगेगा, मनन चिंतन में लगेगा, खाली तो रहता नहीं है। मनन चिंतन के लिए कोई बैठ के करने की जरूरत नहीं होती है, जी, चलते फिरते होता है। और आपका जो अध्ययन है उसमें जरूरत होती है, और अध्ययन के लिए मैं समय निकालती हूँ। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी 1970 से जब ये ज्ञान अमृत निकली है, जब से बहुत पहले से निकली, जी,
परंतु 70 ऑनवर्ड्स जब मुझे 69 में ट्रेनिंग की, उसके बाद से मैंने अध्ययन शुरू किया। जो मेन टॉपिक्स हैं अपने, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कल 5000 वर्ष का है। यू वोंट बिलीव मी, इतने वर्ष पुराने नोट्स मेरे आज भी पड़े हैं। ग्रेट है दीदी, ये आज तो भी है। और मेरा जो टेबल था समर वेकेशंस में, पूरी बुक से मेरा टेबल भरा रहता था। स्टडी करके सर्वव्यापी के पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, सब पहले सॉर्ट आउट करती थी, उसके बाद उनको लिखती थी, उसके बाद फिर उसमें से जो सीव आउट करती थी, उसके बाद उसको फाइनल तैयार करती थी, जो मुझे बहुत काम आए। जब कन्याओं की ट्रेनिंग कराते थे तो उनको नोट्स डिक्टेट करती थी। आज भी जो कुमारियां पुरानी हैं सबके पास मेरे नोट्स। दीदी मेरे पास भी है, जो आपने कोर्स कराया है, पूरा एक एक पॉइंट जैसे आप बोलते भी ऐसे है जैसे कि लिख ले वे। वो चीज अध्ययन जी आज भी मुझे शौक है। और मौका जब मुझे मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ खोल करके बैठ जाती हूँ। मैं अपने आप को फ्री कभी नहीं छोड़ती हूँ, मैं फ्री नहीं छोड़ती हूँ। अगर मेरे पास समय है आई विल स्टडी, स्टडी में लगाऊं। अव्यक्त मुरली की किताब उठा लूंगी, कुछ और उठा लूंगी जी। शौक, मतलब गॉडली स्टूडेंट लाइफ का जो मज़ा है, आनंद है, आप हर पल लेते रहते हैं। यस, मुरली से मुझे बहुत प्यार है। जी जी, इसलिए आप इतना क्रिएटिव है। तो आज हम सीखने की बात ये है, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए हमेशा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन आप जो बताए कि कभी फ्री टाइम नहीं छोड़ते हैं अपने लिए। एंड दूसरी बात मेरे को स्ट्राइकिंग ये है, परचिंतन के लिए टाइम नहीं देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परचिंतन मतलब डर्टी अफेयर है। यस यस, डर्टी, उससे मुक्त रहे। राइट। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बात होती है वो ज़रूर, फिर उसकी पूरी डेप्थ में भी जाना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज बाबा ने इससे हमें मुक्त रखा। मैं सुनती थी ना जब भी इसके बारे में ये बात कही गई, इसके बारे में ये बात पसंद नहीं आती, तो उसका तो मैं डिसाइड कर लेती थी ये चीज़ मैंने नहीं करनी। या जो इसका इतना वर्णन हो रहा है मैंने नहीं करनी। लर्निंग। या तो यहाँ पर फिर से आपके चाइल्डहुड डेज में हम चले जाए तो आप ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ में बहुत अच्छे से अनुभव पाए हैं और उनके सानिध्य में रहकर बहुत आनंद भी लिया है। तो कुछ अनुभव हमारे भाई बहनों के लिए शेयर करेंगे दीदी? मम्मा के साथ का अनुभव बताती हूँ। पहला, मम्मा कानपुर में आई हुई थी, 1959-60 की बात होगी। तुम्हारी लौकिक माँ, पिताजी उन दिनों थोड़े बच्चे होते थे जी। तो मम्मा जैसे कानपुर सिविल लाइंस में आके रहे तो सब तरफ से क्लास करने के लिए सब लोग एक ही सेंटर पर आते थे। मम्मा बाबा आए हैं, दादियाँ आई हैं, तो उसी सेंटर पर सब आते थे। तो निर्मला माता हमारी लौकिक माँ, पुरी जी, पिताजी, सब सवेरे सवेरे क्लास होता था, मम्मा की मुरली चलती थी, पहुँचते थे। हमारी जो लौकिक माँ थी वो खाना बनाने में बहुत होशियार थी जी, बहुत होशियार थी। उसके हाथ में स्वाद था और मम्मा के लिए खाना बनाते थे। तो गंगे दादी उसको चांस देती थी। उस समय उसकी आयु बहुत छोटी थी। तो मम्मा ने निर्मला माता को सारा दिन वहाँ रहती है देखा, तो मम्मा ने गंगे दादी को कहा ये निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है, इसको बच्चे नहीं है? तो गंगे दादी ने कहा मम्मा इसको 5 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा क्या करती है बच्चों का?
तो कहा उनको ताले में बंद करके आ जाते हैं। वैसे हमारी लौकिक पिताजी की मामी हमारे साथ रहती थी, बुजुर्ग थे, या उनके अंकल रहते थे। दादी माँ हमारी कभी होती थी, वो हमारे साथ होती थी। परंतु कभी ऐसा भी होता था कोई नहीं होते थे, तो ताले में थे। तो मम्मा ने कहा ताले में बंद करके आती है। मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। मम्मा ने हमको निमंत्रण दिया भोजन पर। हम लोग, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, छोटा भाई, तीनों गए। दूसरे दो जो थे वो बहुत छोटे थे, अच्छा, तो उनको नहीं ले गए, हम तीनों गए। मैं आपको क्या बताऊं, मम्मा ने इतना प्यार किया, अपनी गोद में लेकर के इतना स्नेह दिया, और अपने साथ बैठ के भोजन कराया। एक एक गिट्टी हमारे मुख में डाले। आज जब मैं याद करती हूँ मुझे नशा भी चढ़ता है, नैन भी गिले होते हैं कि इस शरीर में जो ब्लड है वो मम्मा ने अपने हाथों से खाना खिला के बनवाया। ग्रेट, या ये हमारी फर्स्ट मुलाकात। उसके बाद तो मिलते रहे, और मम्मा के साथ, बाबा के साथ की पहली मुलाकात बाबा हॉल में, हिस्ट्री हॉल नहीं था, ईशु दादी के ऑफिस के बाहर वाला जो स्पेस था जी, वही हॉल था। मम्मा बाबा वहाँ बैठ के पार्टी से मिलते थे। तो रास्ते भर टीचर पक्का कराती थी, बाबा ये पूछेगा आपको ये जवाब देना है। हार्डली आई वाज 9 years 10 years। तो सब लोग मिल रहे थे, सब बाबा की गोद में जा रहे थे, बाबा से मुलाकात कर रहे थे। जब मेरा टर्न आया तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम पहले कभी मिली हो? तो मैं तो बच्ची थी। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं पहली बार मिल रही हूँ। हालांकि पक्का किया हुआ था, लेकिन बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी थी जो मैं सब भूल गई। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। तो बाबा, इतने में मेरी नज़र पड़ी, सामने टीचर बैठी थी, तो मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा बाबा, मैं 5 साल पहले मिली थी। तो बाबा ने मेरी पीठ पर थपकी दी, अच्छी तरह था। कहा बच्ची ने सबक अच्छा याद किया। ये मेरी फर्स्ट मुलाकात थी बाबा के साथ जी। उसके बाद तो बहुत बार मिलते रहे जी। तो वो मुझे याद रहता है कि सबक अच्छा याद किया है, माना सबक ठीक से याद करना है। These nostalgic moments जो आपने बताया, जैसे we are living in that moment। जैसे I was imagining myself next to दीदी, मम्मा के साथ बोटिंग आपने देखा फोटो, नाव वाला? हाँ जी, उसमें हम लोग हैं। ओह ओके, उसमें हम लोग हैं। मम्मा के साथ बोटिंग पे गए थे, 3 नाव थी। 3 कहाँ पर दीदी है? कानपुर में, गंजीज। अच्छा, गंगा नदी में जी। जैसे हम एक मूवी देख रहे हैं ऐसे लग रहा है, आप जैसे बता रहे हैं। मम्मा के साथ हम लोग खेलते थे। मम्मा वो हारमोनियम बजाती थी और म्यूजिकल चेयर होता है ना, वो खेलते थे। और फर्स्ट प्राइज मम्मा की गोद। अच्छा। सेकंड प्राइज टोली। ऐसे होता था। तो मम्मा की गोद के तो सब प्यासे रहते थे। फर्स्ट प्राइज तो आप बहुत बार लिए ही होंगे डेफिनेटली। नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन लिया है। दीदी, ये सब बातें हमको ज्ञान में और मजबूत करता है, क्योंकि बड़ों की पालना जो है, उनके श्रेष्ठ
सम्मुख जो मिलता है उससे बहुत शक्ति मिलती है, जो हमने आप में देखा है। और आप बैंगलोर में शिफ्ट हुए, वहाँ पर पढ़ाई भी की है और जॉब भी किया है। पढ़ाई कंप्लीट की, क्योंकि बाबा ने कहा था पिताजी को कि बच्चे को पढ़ाना है, तो पिताजी के पास वही बात पक्की थी। हालांकि मेरी 69 में मैंने ट्रेनिंग की, कॉलेज की कन्याओं की ट्रेनिंग थी, तो सेंटर पे जाना चाहती थी, परंतु पिताजी ने पक्का किया नहीं, बाबा की श्रीमत है तो उसका पालन करना है। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दिल से नहीं किया, ऐसे जबरदस्ती का सौदा तो किया, परंतु बाबा की कृपा है, बाबा की अनुकंपा, ब्लेसिंग, उसमें भी मैंने टॉप किया सारी यूनिवर्सिटी में। मुझे नहीं पता कैसे मिल गया, क्योंकि कॉलेज जाते थे और बाकी सारा टाइम में सेंटर पर होते थे सेवा में। फिर भी बाबा ने दिया, तो मुझे इमीडिएटली बैंगलोर माउंट कार्मल्स में, क्योंकि वो लोग मेरिट स्टूडेंट्स को लेते थे, तो इमीडिएटली मुझे जॉब में। आई वाज द यंगेस्ट इन माय कॉलेज एज अ लेक्चरर। तो कितना फर्क है, एमए किया और बीए मेजर्स थर्ड ईयर को पढ़ाना है। मेरे को मॉडर्न पेपर भी दिया, लेकिन प्यारे बाबा ने मुझे बहुत उपलब्धियां दी हैं। कभी भी फर्स्ट ईयर में किसी भी लेक्चरर को यूनिवर्सिटी पेपर्स चेक करने को नहीं मिलते हैं जी, मुझे मिले। वाह, सब हैरान होते, सब कहते तुम्हारे पास गलती से लेटर आ गया है। सब ऐसे बोलते थे कि ऐसा तो होता ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में दिया जाए, तुम्हारे पास गलती से लेटर आ गया है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स थे मेरे, उनमें एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। वाओ, दिस इज अ वेरी बिग गिफ्ट। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। यू वर टीचिंग सोशियोलॉजी। और तीसरी बात, विद्यार्थियों ने मेरे पेपर में टॉप किया यूनिवर्सिटी में। सो मेरे को तो बाबा ने भरपूर रीति से रिटर्न दिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आई वाज टोटली सैटिस्फाइड। जो पिताजी थे, पिताजी ये कहते थे कि तुमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने जॉब में मुझको भेजा था, ताकि वो मेरी परीक्षा थी। पिताजी ने मेरी परीक्षाएं बहुत ली, परंतु उन्होंने देखा इसकी लगन है, तो जब उन्होंने मेरे को जॉब के लिए कहा, तो मेरा पैसे से प्यार था ही नहीं। चेक मिलता था, लाके माँ को दे देती थी, और अपने ट्रांसपोर्ट के पैसे माँ से लेके जाती थी। तो पैसे से तो प्यार था नहीं। फिर इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया जब, तो पिताजी मेरे को फोर्स कर रहे थे कि तुम कंटिन्यू करो जॉब, क्योंकि पहले साल तुमको बहुत मेहनत लगी है, अब तुमको मेहनत नहीं लगेगी। नाउ यू कंटिन्यू विद दिस जॉब। और अच्छा जॉब था, लेकिन मेरा मन नहीं था। मैं बाबा से मिली, अव्यक्त बाप दादा से। ओके। मैंने बाबा को कहा, बाबा ये पोजीशन है, तो मेरे लिए आज्ञा। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम छुट्टी लेके देखो। मैंने कहा, बाबा मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है, क्योंकि 1 साल का ही जॉब है। तो बाबा ने कहा छोड़ दो। तो जब बाबा ने कहा छोड़ दो, तो मेरे पास बात पक्की आ गई। पिताजी ने अब मेरे को मधुबन से वापस आने के बाद जॉब के लिए जब कहा, तो पता नहीं मैंने कभी नहीं बोला, और उसके बाद भी नहीं बोला। बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट से,
मेरे मुख से किसने निकलवाया? मैंने कहा आपको मेरे पैसे की जरूरत है। इट वॉज ए शॉक टू हिम। तो उन्होंने कहा अरे मुझे नहीं जरूरत, तुम जाओ। ऐसे करके उन्होंने जी। तो मैं फुल्ली कंटेंटेड, फुल्ली सेटिस्फाइड। अपना जो भी कार्य किया हमने, बाबा ने बहुत सफलता दी। जी। यू आर अ गिफ्टेड चाइल्ड सिंस योर मैं चाइल्ड। ये नहीं कहूँगी गिफ्टेड, क्योंकि पुरुषार्थ भी तो करते जी हैं, जी। अटेंशन भी तो रखते हैं ना, फालतू चीज़ों से स्वयं को बचाते हैं, या अपने टारगेट पे ध्यान रखते हैं, जो एम आपने रखा है उसको परस्यू करना है, डिटर्मिनेशन होती है, अपने कार्य के प्रति डिवोशन होती है, और बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड होता है। और साथ साथ मैं तो ये कहूँगी मुझे सेवा का बल बहुत मिला। जी। योग का मॉर्निंग में हम लोग जाते थे क्लास करने, और कॉलेज से आने के बाद फिर दोपहर में चले आते थे सेंटर पर। तो वहाँ जो कोर्स कराते थे, क्लास कराते थे, योग कराते थे, करते थे, उन सब चीज़ों ने हमें बचा के रखा। और इसका जो श्रेय है मैं ये कहूँगी स्पिरिचुअल स्टडीज़ को जाता है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपने मुझे शुरू में प्रश्न पूछा कि इतनी सब उपलब्धियां होने के बाद आपने स्पिरिचुअल लाए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक जैसे वो संबल है, जब आपके पास कुछ और नहीं है तो आप स्पिरिचुअलिटी को लें। जी। मेरे प्रोफेसर भी मुझे यही कहते थे। वे कहते थे आशा तुम ये क्या कर रही हो, क्यों रिजाइन कर रही हो? तुम जा करके किसी जो साइकियाट्रिस्ट होता है ना, कहते उससे मिलो, तुम्हारे दिमाग को कुछ हो गया है। ओके। कौन छोड़ेगा इतना अच्छा जॉब? सही है। लेकिन मुझे पता था ये वो बात नहीं है। वो कहते थे स्पिरिचुअल लाइन वो व्यक्ति लेता है जिसके पास कुछ और करने को नहीं होता है, या जिसको लाइफ में कोई धक्के मिले हुए होते हैं। तुम्हारी लाइफ तो इतनी अच्छी है, तुम क्यों जाते? मुझे पता था, द हार्ट ऑफ हार्ट्स, क्योंकि बचपन से चले हैं। तो कैसे बाबा की पढ़ाई, योग, सच्चाई, ये सब चीज़ें पढ़ाई में मदद करती रही है ना, तो मैं कैसे कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज मेंट फॉर दोज पीपल हु आर गुड एट नथिंग? ये कैसे कहूँ? नहीं, स्पिरिचुअलिटी मदद करती है, आपके माइंड को क्लियर करती है, आपको सब प्रकार की धूल मिट्टी से बचा के रखती है। और जब आप अपने को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अपने आप से कनेक्ट रहते हैं, तो आपका विकास होता है, यू ग्रो। आपके अंदर जो गुण हैं वो विकसित होते हैं, योग्यताएं विकसित होती हैं। योग्यताएं कोई सिखा नहीं देता। मैं आपको बताना चाहूँगी, द एल्डेस्ट इन द फैमिली, और मेरे से पहले किसी ने इतनी एजुकेशन ली नहीं थी फैमिली में, बिकॉज टोटल फैमिली में सबसे बड़ी थी। और उस जमाने में बच्चों को पढ़ाने के, गर्ल चाइल्ड का पढ़ाने का भी कुछ नो वन टू गाइड मी, नो वन टू गाइड मी। तो कहाँ से? सब बाबा का है। बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया जिससे सारी समझ क्लियर और अब बचा करके रखा। जी, एक्सेलेंट दीदी। You yourself is a gift for Baba. Of course, of course. Yes. बाबा ने हमें अपनाया। जी। हम भी अपना ध्यान रखते हैं कि हम बाबा के लिए कोई ऐसा काम ना करें जो कि बाबा का नाम बदनाम हो, बाबा का नाम ग्लोरीफाई हो, ऐसा लक्ष्य रखते हैं। जी। तो दीदी आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बाबा मम्मा की पालना है और बाबा की प्रेरणाएं है और ब्लेसिंग्स है ही है, और पिताजी के तरफ से भी छुट्टी मिल गई है। लेकिन शॉर्टली हम जानना चाहते हैं कि क्या इंस्पिरेशन रहा कि आप तो पहले ही तय किए थे कि शादी नहीं करना है,
लेकिन ईश्वरीय सेवाओं में अपने जीवन को देने के लिए कैसे आप इंस्पिरेशन लिया? देखिए, शादी नहीं करनी है वो मेरा बचपन का डिसीजन। राइट। हर माता पिता उसकी जिम्मेवारी होती है बच्चे को सेटल करना। पिताजी माताजी ज्ञान में थे, उसके बावजूद उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला। ओह, वो भी रहा। ओके। उन्होंने कहा तुमको शादी करनी है। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। उन्होंने कहा फिर मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि बेटी को घर में तो नहीं रखते हैं अपने भारत में। मैं घर में नहीं रख सकता हूँ। मैंने कहा मत रखो, मैं हॉस्टल चली जाऊंगी, मैं वहां रहूंगी, आपके पास नहीं रहूंगी, आपका नाम खराब नहीं होगा। कहा आपको फेस करना पड़ेगा फैमिली को, कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी। फैमिली को फेस आपको करना पड़ेगा, हम फेस नहीं करेंगे। यू हैव टू। मैंने कहा आप किनारे हो जाइएगा, मैं जवाब दूंगी। जो कोई कहेगा कुछ भी, आई विल आंसर। आपकी कोई जिम्मेवारी इसमें नहीं है। तो जब पिताजी ने देखा कि ये स्ट्रांग है, तब फिर उन्होंने मेरे को छुट्टी दी। तो ये परीक्षा लिए थे पिताजी। हाँ, एक ये परीक्षा, दूसरा हमारी लगन है या नहीं, वो भी उन्होंने हमारी परीक्षा ली। कैसे हम लोग सवेरे उठते थे, अमृत वेले जी, मैं और छोटी सिस्टर दोनों का आपस में उठते थे। उसके बाद वो जो माँ थी, माँ कहती थी नाश्ता बनाना आप लोगों की ड्यूटी है। ठीक है। जिसका मतलब ये होता था हमें कॉलेज भी जाना है, नाश्ता भी बनाना है, क्लास में भी जाना है, क्लास करने के लिए, और अपने आप को भी संभालना है, खुद भी जाना है आपको, और भाई को दुकान पर भेजना है नाश्ता करा के। इतने काम। फिर मैं और छोटी बहन हम लोग फास्ट करके पहुंच जाते थे सेंटर पर, दौड़ के, यंग थे, दौड़ के वापस आ जाते थे। सेंटर दूर था, इतना नजदीक नहीं था। माता पिता से पहले हम क्लास में पहुंच जाते थे। आधा काम सवेरे करके जाते थे नाश्ते का, और आधा काम आने के बाद कर लेते थे। हम दोनों का आपस में सहयोग था, कोऑर्डिनेशन था। तो करके, और फिर माँ बाप से हम पैसे नहीं मांगते थे कि हमको ऑटो रिक्शा के पैसे चाहिए, क्यों कहते हैं घर बैठ जाओ जी, हो सकता है, क्योंकि वो तो हमको चेक कर रहे थे ना, टेस्ट कर रहे थे, तो हमको ऐसे बोलते। लेकिन हम दोनों आपस में ऐसे प्यार से एक दो को कोऑपरेट करके काम करने। फिर नाश्ता करके दौड़ते कॉलेज जाते थे। अपना कॉलेज भी तो 9 बजे अटेंड करना है, और उसके बाद फिर वापस आते थे दोपहर में, फिर खाना खा के फिर सेंटर चले आते थे। तो उससे इन लोगों को हुआ कि इन लोगों की लगन तो है। एक पेपर पार हुआ, दूसरा पेपर इन्होंने डाला शादी का, वो भी पार किया। तीसरा पेपर आया जॉब का, क्योंकि वो चाहते थे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं, मेरा हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये पिताजी कहते थे, और मैं भी मानती हूँ। तो मैंने 69 में इसलिए मना भी कर दिया कि मैं सरेंडर नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डोनेशन का पैसा और उससे खाना पसंद नहीं है। मैं अपने आप जॉब करूँगी, अपने पाँव पे खड़ी रहूँगी। तब मेरे को दादी जी ने कहा, और चंद्रमणि दादी ने, तुम कितना कमा लेगी? लाख कमा लेगी, इतना ही ना जी। अगर तुम ऐसी आत्माओं को प्रेरित करो जो बाबा के यज्ञ में सहयोगी में, तो तुम्हारा कितना भाग्य बन जाएगा जी। उन्होंने कहा देखो मम्मा ने यही किया,
सच्चाई की बात है। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मम्मा धन की देवी लक्ष्मी बन गई, जी। लेके तो कुछ नहीं आई थी। कैसे? सेवा से। तो सेवा में मेरे को इतना अच्छा करना है जो कि ये चीज़ नलीफाई हो जाए। तो जॉब क्या आया, और फिर एक और बात आई। माता पिता कहते हैं कि वहाँ कौन सी अच्छी फैमिली की कन्याएं हैं। या ऐसे ही है। तुमने देखी है कोई अच्छी फैमिली की कन्या? मैंने कहा हाँ देखी। मैंने नाम बता दिया। तो उन्होंने मेरी इस तरीके से सब परीक्षाएं दी। ये तो माता पिता से जो परीक्षा हुई सो हुई जी, लेकिन रिश्तेदारों से भी हुई, संबंधियों से। जी। जब मैं दिल्ली पांडव भवन में आई तो मेरा एक कज़न था, वो मेडिकल कर रहा था। उसने कहा दीदी ये ठीक नहीं है, मैं अपने सारे मेडिकल कॉलेज के लड़कों को लाऊंगा और यहाँ धरना कराऊंगा कि ब्रह्मा कुमारियों ने मेरी बहन को ऐसे कर। आज वो पद्मश्री हैं, बहुत लायक डॉक्टर है। अब वो समझता है कि ठीक है, आपने क्या कर लिया, अपने कैरियर को खत्म कर लिया, आपने इतना ब्राइट कैरियर चल रहा था, खत्म कर लिया। मेरे को अमेरिका की ऑफर थी उस समय। मेरी प्रोफेसर ने मुझे अमेरिका की ऑफर दी थी कि आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन बड़ी दादी ने मना कर दिया था क्योंकि अमेरिका में तब कोई सेंटर नहीं था, कोई विद्यार्थी भी नहीं था जी। तो दादी ने सोचा ये गुमराह ना हो जाए, तो दादी ने मना कर दिया। फिर जब दिल्ली में थे तो ननिहाल भी था। नानाजी पक्के आर्य समाजी, पक्के। उन्होंने भी मेरे को कहा मैं हिंदुस्तान टाइम्स में डालूंगा, अखबार में डालूंगा कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारियों ने हमारी बेटी को ऐसा किया। मुझे पता नहीं मेरे में कहाँ से ताकत आई, क्योंकि मैं बड़ों के आगे बोलती नहीं हूँ, ये मेरा असूल है। आई नेवर आंसर बैक। बड़े कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, मैं वापस जवाब नहीं देती हूँ, आंसर बैक नहीं करती हूँ जी। पता नहीं मुझे कहाँ से शक्ति आई। मैंने कहा बाबूजी आप डालेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में तो उसका जवाब भी हिंदुस्तान टाइम्स में ही पाओगे। वाह। तो चुप हो गए। उन्होंने दादी जी से आकर के काफी कि जब दिल्ली में मैं आ गई तो बड़ी दादी से, दादी कुमार का आए हुए थे, उनसे उन्होंने बहुत ज्यादा आर्गुमेंट की कि बेटी को हम नहीं छोड़ना चाहते, वापस भेजो। दादी जी ने मेरे लिए फाइट किया। तो बहुत ऊंची ऊंची दीवारों को तोड़े हैं आपने, भले बंधन नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये सब जो बताए अभी कितने प्रकार के परीक्षाएं आए, लेकिन ये सब भी तो बहुत बड़ी चैलेंज है। भले ऐसे सो कॉल्ड बंधन नहीं है, लेकिन एक तरफ से बहुत सारे परीक्षाएं भी आए, लेकिन उन सबको पार करके आज आप इस स्थान पर पहुंचे। फिर छुट्टी दी 1 साल की। अच्छा, ओके। यस, नॉट सरेंडर। या कहते मैं लिख के कभी नहीं दूंगा। ट्रायल पीरियड पर तुम जा रहे हो और मन करे वापस आ जाना, घर के दरवाजे सदा खुले हैं जी। तो मैं तो निश्चय कर लिया था, कदम निकाला तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे मुझे कितना ही सहन करना पड़े। और पिताजी ने चैलेंज किया, तुमको भेज रहा हूँ, खुद छोड़ने आए थे, अगर तुम्हारा वजन घटा वेट लॉस हुआ तो मैं वापस ले आऊँगा। तो मैंने कहा
कि सेंटर के भोजन और घर के भोजन में फर्क होता है, तो वो तो होगा। बोले नहीं, अगर तुम्हारा मन लग रहा है और तुम संतुष्ट हो तो भोजन की बात नहीं, तुमको नमक रोटी मिलेगी तो भी तुम्हारा वजन नहीं घटेगा। वंडरफुल। क्योंकि तुम खुश रहोगे। और अगर तुम खुश नहीं हो तुम्हारा वजन घटेगा, तो मैं ले आऊंगा वापस। तो मैंने पक्का ध्यान रखा कि इट शुड नॉट हैपन। तो 1 साल तो क्या, मेरे को काफी समय उन्होंने, तो मैं अंदर ही अंदर बहुत बातें करती थी बाबा से, बहुत। मुझे मेरे सामने भी तो परीक्षाएं आई, तो मैंने उन परीक्षाओं को, ईगो प्रॉब्लम और प्रकार की प्रॉब्लम्स, तो उन सबको ज्ञान और योग से मैंने कभी किसी से इस तरीके की गाइडेंस नहीं ली। किसी को मैं बोलूं, मुझे कोई गाइड करना नहीं, अंदर ही अंदर अपने से बातें करके अपने आप को सेट किया। धीरे 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 करके यहाँ तक प्रॉब्लम देखिए आती हैं। आप कोई एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाते हैं तो आपको एडजस्ट करने में होता है, लेकिन अगर आपका एम क्लियर है, अगर आप अपने कार्य के प्रति निश्चय बुद्धि हैं, अगर आप रियली ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, लगन वाले हैं, बड़ों के साथ अच्छा कनेक्शन है, बड़ों की ब्लेसिंग जरूर चाहिए, और अगर आप अपनी श्रीमत का, मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो इस राह में कोई मुश्किल नहीं आती है। प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन और उसको ये ना समझें कि ये मेरे लिए टेस्ट आ गया, प्रॉब्लम आ गई, परीक्षा आ गई। नो, इट हैज कम टू ग्रो यू। अगर ये ना आए, मैं ये बात औरों को भी समझाती हूँ कि अगर ये बातें आपके सामने ना आए तो आपकी लाइफ तो डल एंड ड्रैब हो जाएगी। जरूर कुछ ऐसा होना चाहिए, तब तो आप एंजॉय करोगे लाइफ को। एक है, एक ही उसमें बैठे रहे, यू विल गेट सिक ऑफ इट। आने दीजिए, बातों को आने दीजिए। इसलिए आज भी कोई ऐसी बात होती है, चैलेंज होता है, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यू आर थिंकिंग इसको कैसे पार करना है। What you said is really right। वो जब परिस्थिति आई, इट इज़ मेंट फॉर माई ग्रोथ, वो एटीट्यूड होना चाहिए। और आपने बहुत सारे आपकी धारणाएं भी बताए, जो आई एम श्योर आपके सक्सेस फार्मूला भी है, जो आपने बहुत सारे क्वालिटीज़ की बातें बताई, और आप में वो हम देखते भी हैं। गलती होती है ना जी, उसको तुरंत स्वीकार करो। जी, ऐसे थोड़े हम मिस्टेक फ्री रहे हैं। मिस्टेक सबसे होती है। जहाँ गलती हो ना, तो घबराओ नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लो। जी, एक्सेप्ट कर लो, बड़ों से गाइडेंस मिल जाएगी। जी, ठीक है, नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। और वहाँ से फिर हमको एक शक्ति भी मिलती है, ब्लेसिंग भी मिल जाता है। और फॉरगिवनेस, पार्डन भी हो जाता है ना दीदी, बड़ों से।